नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सभी को गुड इवनिंग। जुट जाइए सब और कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक नया सेशन, नया चैप्टर, जैसे हमने आपको कल बताया था कि हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, या तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिए, या फिर जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू करेंगे। तो किसी ने कुछ बोला नहीं, तो हम हमारे तरफ से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चालू कर देते हैं। अब देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू करेंगे। तो चालू करने से पहले कुछ बातें हम नॉर्मली करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है क्या है और कितनी इसकी क्लास होगी। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप छोटी क्लासों से भी पढ़ते हुए आए हैं, तो ऐसा कोई नया आपके लिए नहीं है। लेकिन चीज़ें मेंटेन करती है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से एएनएम हो, ओटी हो, डीएमएलटी हो, यानी किसी भी तरह का कोर्स हो, उसमें क्या एग्जामिनर पूछता है। जो एग्जामिनर बीटीएससी हो, रेलवे हो, या अन्य स्टेट का एग्जाम, उसमें क्या पूछता है, उन्हीं पॉइंटों पर फोकस मेनली किया जाएगा। और उसी के आधार पर हम जो है अभी यहाँ क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है अन्य सिस्टमों की तुलना में, लेकिन इसमें भी थ्योरी पढ़ा जाए तो बहुत सारा है, लेकिन वो सब हमारे काम का नहीं है। जो हमारे काम के नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम कंटिन्यू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। कल हमने सिस्टम के बारे में बता दिया कि सिस्टम क्या होते हैं, उनके बारे में बता दिया। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या या कौन कौन सा अंग आता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन आता है। नोज के बाद में आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स कौन सा वाला भाग होता है? जो थ्रोट वाला, गले वाला ना। थ्रोट वाला, गले वाला भाग में क्या रहता है? फेरिंग्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स, ये से करके ना। इसमें थ्रोट की फेरिंग्स में हम थ्रोट की बात करें। इसी तरह जब लेरिंग्स आता है, लेरिंग्स में किसकी बात करेंगे हम? या वॉइस बॉक्स की बात करेंगे। वॉइस बॉक्स की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो ट्रेकिया होगा, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम विंड पाइप भी बोला जाता है, विंड पाइप भी बोला जाता है। इसी तरह यहाँ पर बात करेंगे, ब्रोंकाई की बात करेंगे, हाँ, ब्रोंकियोल्स की बात करेंगे, और लंग्स की बात करेंगे। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंग आते हैं, जैसे कि नोज आ गया, फेरेंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, और लंग्स हो गए। इनकी हम बात करेंगे। अब देखिए, स्ट्रक्चर के आधार पर जो है, स्ट्रक्चर के आधार पर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, जो सिस्टम है उसको दो भागों में यहाँ बांटा जाता है। एक तो बांटा गया है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी,
और एक हो गया भाई लोअर रेस्पिरेटरी। लोअर यहाँ ऊपर लिख देते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है, सिस्टम। अब लोअर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है भाई? इसमें आता है नोज आता है। क्या आता है? नोज आता है, हाँ, फेरेंक्स आता है ना, ये सब इसमें आते हैं। और लोअर में क्या आएगा? लोअर में आएगा, नेक्स्ट पेज पे, लोअर रेस्पिरेटरी में क्या आएगा? लोअर में आएगा, लोअर में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा लेरिंग्स आएगा, ट्रेकिया आएगा, इसके अलावा हाँ ब्रोंकाई आएगा, है ना, ब्रोंक्यूल्स आएगा, ठीक है, और लंग्स आएगा। इस तरह से ये आएगा ट्रेकिया, हाँ, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स, ये इसमें आते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर फंक्शनल के आधार पर यानी कार्य के आधार पर बांटा जाए, फंक्शनल के आधार पर या फंक्शन के फंक्शनली इसको डिवाइड किया जाए तो इसके भी दो पार्ट हैं, टू पार्ट, फंक्शन के आधार पर भी। अब फंक्शन के आधार पर कौन कौन से पार्ट हैं? फंक्शन के आधार पर देखिए भाई, एक तो होता है कंडक्टिंग, या इसको कहते हैं डेड स्पेस, डेड पोर्शन कर दो या स्पेस, डेड पोर्शन। और एक दूसरा जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी पोर्शन, रेटरी पोर, रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग या डेड स्पेस जो होता है ये, इसमें ये अपर वाला मोस्टली पार्ट होता है, देखिए, जिसमें क्या क्या होता है, कंडक्टिंग या डेड स्पेस वाला पार्ट होता है। उसमें कौन कौन से अंग होते हैं? इसमें होता है नोज होता है, ठीक है, फेरेंक्स होता है, हाँ, लेरेंक्स होता है, फेरेंक्स है, लेरेंक्स है, हाँ, ट्रेकिया है, ठीक है, और जैसे कि ब्रोंकाई है, और ब्रोंक्यूल्स है, ये सब डेड वाले पोर्शन में होता है। और यहां पर एयर का, यहां पर जो है एयर का अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ एयर का वॉल्यूम होता है 150 ml, ठीक है ना, इतना एयर का यहाँ वॉल्यूम होता है। इसको डेड स्पेस भी कहा जाता है। ये यानी गैस को एक्सचेंज करने में सहायता नहीं करता है, ये गैस को लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में मदद करता है, लेकिन एक्सचेंज में नहीं करता है। एक्सचेंज में जो रेस्पिरेटरी पोर्शन वाला भाग है जिसमें एल्वोलरी डक्ट, एल्वोलरी डक्ट और जो एल्वोलरी सेक डक्ट और एल्वोलरी सेक, और एल्वोलरी सेक हो गया और दूसरा है एल्वोलाई। ये मदद करते हैं किसमें? रेस्पिरेटरी पोर्शन में, या कहें कि गैस को एक्सचेंज करने में। जो ये किस में करते हैं? गैस एक्सचेंज में। ये जो पोर्शन है रेस्पिरेटरी पोर्शन, ये करता है गैस को एक्सचेंज करने में। नॉर्मल ब्रीथ जो होता है 500 ml होता है, कितना होता है? 500 ml। इसमें 150 इसमें चला गया और 350 यहाँ पर एक्सचेंज की वैल्यू जो होती है वो इतने की रहती है। इस तरह
अगर हम देखें कि एक व्यक्ति कुल 1 मिनट मतलब जो है एक बार जो रेस्पिरेशन लेता है तो उसमें कितना तक लेता है, एक बार में 500 ml, ठीक है। और आज अब हम आगे जो है कंटिन्यू चैप्टर को करते हैं। तो सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम स्टार्ट किया है तो उसमें अंग हमने बताया है। सबसे पहले नोज, सबके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले नोज को करेंगे, फिर फेरिंग्स लैरिंग्स ऐसे करके बढ़ते चलेंगे। अब देखिए भाई, अब चलते हैं हमारा जो नोज है उसके ऊपर। जब हम नोज की बात करते हैं, नोज की बात करते हैं, देखो जिस तरह ये जैसे नोज है, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में देखेंगे तो इस यहाँ पर 2 छेद दिखाई देंगे नाक में। अब ये दोनों छिद्र हैं जो हैं, इनको ही क्या बोला जाता है बेटा? इनको बोला जाता है नोज ट्रिल। क्या बोला जाता है? नोज ट्रिल इनको बोला जाता है। और इनके बीच में जो ये है, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देख, बताइए क्या बोलेंगे? दोनों छिद्र को नोस्ट्रिल बोलेंगे और इसको बोलेंगे सेप्टा। क्या बोलेंगे? सेप्टा इसको बोलेंगे। अब हम जब नोज की बात करते हैं, सेप्टा है इसको कह देंगे, सेप्टम भी इसको कह देंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? सेप्टम। क्या बोलेंगे? सेप्टम। और इनको क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिल, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम नाम का टिश्यू होता है, सीलिया होते हैं, सीलिया मींस बाल जैसी सब, ठीक है। इस तरह का जो टिश्यू होता है सिलिएटेड एपिथेलियम से। और यहाँ पर क्या होता है? नाक के अंदर गोबलेट सेल होती है, सेल होती है, गोबलेट सेल होती है। ये म्यूकस को स्त्रावित करती है, नाक के अंदर जो है। एक एक करके बात कर लेते हैं एक बार। नोट्रिल के बारे में बता दिया हमने। अब देखिए, नोज की जब बात किए हम, तो हमने अभी जो है आपको नोज का एरिया के बारे में बताया और नोज क्या करती है। ये ऐसा एरिया है, यहाँ लिख देते हैं, एरिया फ्रॉम वेयर एयर entries into respiratory tract and leaves the respiratory tract। अब एरिया फ्रॉम वेयर एयर एंट्री, और एंट्री में हम वायु लेते हैं, और वायु में भी मोस्टली हमारी बॉडी के लिए कौन सी? O2, ठीक है ना, या O2 लिख सकते हैं, या लीव, और छोड़ता कौन सा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से? CO2। इस तरह से हम बात कर लेंगे। अब देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्या लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, हम श्वसन में क्या लेते हैं, और एग्जाम में ऑप्शन इस तरह से हो, वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो आपको वायु पे क्लिक करना है, वायु को सही मानना है। कैसे? देखिए, आपने सबने सुना है
कि वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, यही बात सबने सुनी है। अब बताइए, वायुमंडल में ऐसा कोई सिस्टम है क्या जहां से केवल ऑक्सीजन ही आए? ऐसा तो नहीं है। तो जब वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है तो मिश्रण ही नाक तक पहुंचेगा, नाक से अंदर तक भी मिश्रण गैसों का ही पहुंचेगा। भाई बाहर फिल्टर तो लगा हुआ नहीं है कि जो बाहर फिल्टर से केवल ही ऑक्सीजन ही बॉडी के अंदर एंट्री करे, ऐसा तो नहीं है। बाहर जब गैसों का मिश्रण है तो बॉडी के अंदर गैस ही पहुंचती है। लेकिन हमारा जो लंग्स है, उस एल्वोलाई है, उसमें जो कैपिलरीज हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, उनमें ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वो अपने साथ केवल और केवल ऑक्सीजन को ही जोड़ते हैं या ऑक्सीजन को ही लेते हैं। बाकी और अन्य गैसों को अपने साथ बॉडी के पार्ट तक, बॉडी या कहे कि ब्लड में हीमोग्लोबिन अन्य गैसों को अपने साथ नहीं लेके जाता है, केवल और केवल ऑक्सीजन को लेके जाता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। लेकिन बाहर से जब लेते हैं, जब लंग्स से पहले तक जो पहुंचती है तो वो वायु पहुंचती है। ठीक, इस तरह का ध्यान रखें। तो हमने नाक के बारे में बताया कि नाक क्या करती है, यहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से छोड़ते हैं। हाँ, एक और बात, श्वसन व्यक्ति कब लेता है, यानी शुरुआत ब्रीथिंग कब से स्टार्ट होती है? भाई ये ब्रेथ जो है ना, स्टार बना के लिख सकते हैं आप। तो फर्स्ट ब्रेथ जो होता है, फर्स्ट ब्रीथ, फर्स्ट ब्रीथ बिगन आफ्टर बर्थ। एक बच्चा जो जन्म लेता है उसके बाद ही पहली श्वास लेता है, पहले श्वास नहीं लेता है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उस समय वो श्वसन की क्रिया जो है अपनी पूरी करता है माँ के ही ब्लड से। बच्चा जब गर्भ से बाहर निकलता है तभी अपनी पहली श्वसन लेता है खुद से। उससे पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है माँ द्वारा प्लेसेंटा के माध्यम से जो ब्लड जा रहा है उसी से ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, उससे पहले वो श्वसन नहीं लेता है। इस चीज का ध्यान। अब हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने बताया था किसके बारे में, सेप्टा और नोस्ट्रिल के बारे में बताया था, उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी हमने नोस्ट्रिल और सेप्टा में बात की, तो देखिए नेजल सेप्टम, यहाँ लिख लो, नोज का है तो एक लाइन छोड़ के आगे से नोट्स लिख लेना। नेजल सेप्टम डिवाइड्स नेजल cavity into right and left nostril। अभी हमने जैसे आपको डायग्राम में बताया था, ये नाक है, ठीक है, ये दो तरह के नोस्ट्रिल है। अब राइट साइड का राइट और लेफ्ट साइड का लेफ्ट नोस्ट्रिल, ठीक है, और बीच में जो है इसको क्या कहेंगे, नेजल सेप्टम, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, नेजल सेप्टम कहेंगे। तो इस तरह से जो है नाक का ये हो गया, नेजल सेप्टम हो गया। अब देखो, अब यहां पर नेजल सेप्टम में नेजल सेप्टम
ये क्या करता है, और यहाँ पर दीज डिवाइडेशन इज कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजियस, यानी ये जो सेप्टम होता है कोई बोन नहीं होती है, ये क्या है, एक तरह का कार्टिलेज है, ठीक है ना, कार्टिलेज है, और यही सेप्टम जो है नाक को दो भागों में बांट देता है। अब इसका जो भाग है आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अब देखिए नेजल सेप्टम की हमने बात की है, अब इसकी बाउंड्री की बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी बाउंड्रीज होती हैं। देखो भाई, बाउंड्री की जब हम बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, बाउंड्री की बात करते हैं यानी ये कहाँ से कैसे कैसे ये बना होता है, तो देखो भाई, ये बाउंड्री की जब बात करते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं रोप, ठीक है, आपको सब पता है ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, रोप। अब रोप वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये नाक है यहाँ से, ये ऐसे, ठीक है। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बोन वगैरह होगी ना, है ना, तो ये जो है, अब देखो ये इसकी नेजल कैविटी हो गई, ठीक है, ये इसका नेजल कैविटी हो गया अंदर वाला, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है, ठीक है। अब ये नेजल कैविटी जो है, इसके ऊपर कौन सी बोन है, ऊपर की ओर देखा जाए तो ये होता है, देखिए, एक तो हो गया ये नेजल बोन, ठीक है, रोप वाली बात करें, नेजल कैविटी के रोप वाली ऊपर एक तो नेजल बोन हो गया, ठीक, ये नेजल बोन हो गया, और क्या हो गया भाई, ये फ्रंटल बोन हो गया, नेजल बोन हो गया, फ्रंटल बोन हो गया, और इधर कौन सी बोन हो गई, यहाँ एथमोइड और स्पेनोइड बोन हो गई, ठीक है, फ्रंटल, इसी के यहाँ आएगी एथमोइड, और ये कौन सी हो गई, स्पेनोइड। तो इस तरह की ये बोन हो गई। तो कौन रोप की बात करेंगे, या हम इस तरह से इसकी बाउंड्री की जब बात करते हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाई नेजल बोन हो गई, ठीक है, नेजल के इसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, किसके, नाक के बाउंड्री की, देखो बाउंड्रीज, नोज का जो बाउंड्री है वो कहाँ से कैसे कैसे फैला होता है। तो रोप की बात करें, ऊपरी हिस्से की बात करें, तो कौन कौन आएगा, नेजल बोन, ये वाली जो बोन है वो नेजल बोन हो गई, ठीक है। फिर फ्रंटल बोन, साइनस भी होता है, बोन में स्पेस देने का काम करता है, जैसे तेज हवा आती है तो उसमें ये मदद करता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी बोन हो गई यहाँ पे, आगे वाली, एक तो नेजल बोन हो गए, दूसरा है ये हो गई फ्रंटल बोन, तीसरा कौन सा होगा, एथमोइड बोन हो गया, ठीक है, एथमोइड बोन हो गया, और स्पेनोइड, स्पेनोइड बोन, ये सब जुड़कर क्या बनाती है, ऊपर वाला रोप वाला हिस्सा या पार्ट बनाती है। फ्लोर की बात करें, फ्लोर की बात करें, फ्लोर की बात किया, फ्लोर की हम बात करते हैं, तो फ्लोर में क्या क्या होता है, हाँ, आगे के हिस्से की बात करें, आगे का जो ये वाला, ये सब, ये किस में आएगा, ये भाई फ्लोर में आएगा, ये किस में आएगा, ये भाई नीचे वाला हिस्सा इसका फ्लोर में आएगा, और ये फ्लोर के अंदर जो है कौन कौन सी जो है, आगे कौन सा हिस्सा होता है और पीछे कौन सा हिस्सा होता है, नेजल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लोर में आता है आगे की साइड यानी एंटीरियर, एंटीरियरली आता है हार्ड प्लेट, हार्ड
प्लेट। ये जो बोन है मैग्जिला वाली बोन है, तो ये कैसी प्लेट हो गई यहाँ, ये हार्ड प्लेट हो गई। मैग्जिला क्या है, एक बोन है और हार्ड है, इसलिए इसको हार्ड प्लेट हो गई। और यहाँ पर हार्ड प्लेट में प्लेटिन और मैग्जिला दो बोन हो गई। यहाँ लिख लो, यहाँ पे प्लेटिन एंड मैग्जिला, ये दो बोन होती है, ठीक है, एंटीरियर। अगर हम इसी का पोस्टीरियर बात करें, इसी का यदि हम पोस्टीरियर बात करेंगे तो कौन सा आता है, यहाँ आएगा सॉफ्ट प्लेट आएगी। क्या आएगा, सॉफ्ट प्लेट। अब देखो यहाँ हम देख सकते हैं वैसे डायग्राम में, ये जो हिस्सा है पीछे की साइड वाला पोस्टीरियर, तो ये कैसा है, सॉफ्ट प्लेट है ना। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर की हम बात कर ली। अब देखो यहाँ पर यहाँ जब हम देखते हैं नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी की जब बात करते हैं हम, नेजल कैविटी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये अपर, मिडिल और लोअर कुछ प्रोमिनेंस हैं। प्रोमिनेंस का मतलब है एक जगह, स्थान, ठीक है। देखो इसमें नहीं तो इसमें डायग्राम में आप समझ लीजिए। देखो ये जो जगह है, ये पूरा का देखिए आगे की साइड इस तरह से ये नेजल ऊपर की बोन हो गई, और यहाँ इस तरह से नाक वाला हिस्सा हो गया, ये है ना। तो ये नोस्ट्रिल हो गए दोनों, और फिर ये सेप्टम हो गया, और ये उसके बाद पीछे का जो हिस्सा है ये पूरा नेजल कैविटी में आता है, ठीक है ना। अब नेजल कैविटी में 3 प्रोमिनेंस हैं। अब ये जो एरिया है प्रोमिनेंस, इसको ऊपर वाले को बोल देंगे अपर, ठीक है, बीच वाले को मिडल, और नीचे वाले को लोअर, ऐसे बोलेंगे अपर, मिडिल और लोअर। और इनको अपर वाले को जो है, इन सबको कोनचा भी बोलते हैं, अपर कोनचा। देखिए इधर दे रखा है, हाँ, अपर को सुपीरियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। मिडिल को मिडिल बोलेंगे, नीचे वाले को इन्फीरियर बोलेंगे। तो इनको इन्फीरियर को लोअर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपर वाले को सुपीरियर को अपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिडिल वाला मिडिल ही रहेगा। तो इस तरह से जो है इसमें हम नेजल कैविटी की बात करेंगे। अब देखिए लिख लो यहाँ, नेजल कैविटी वही है, ठीक है ना, नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी की जब बात करेंगे तो इसमें लिखो 3 बोनी प्रोमिनेंस known as nasal conch, नेजल कोंच। यहाँ पर 3 बोनी, यानी बोनी प्रोमिनेंस का मतलब है कि बोन जैसा दिखाई देता है, बोन नहीं है लेकिन बोन जैसा दिखाई देता है। तो इन बोनी प्रोमिनेंस को अपर वाले को अपर और मिडिल और लोअर के नाम से इनको जानते हैं। अब कई जगह जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ डायग्राम में, अपर को यहाँ क्या लिख देंगे, सुपीरियर नोज का है या नेजल है, नेजल कोंच, ठीक है।
ये इनको क्या बोलते हैं भाई, बोनी प्रोमिनेंस का ही नाम क्या है, कौनचा। बोनी प्रोमिनेंस का ही नाम क्या है, कौनचा है। अपर, मिडिल और लोअर इस तरह लिखो, या फिर सुपीरियर नेजल कौनचा लिखो। अपर को सुपीरियर बोलते हैं, मिडिल को मिडिल ही बोलेंगे, तो मिडिल नेजल है, नेजल कौनचा, ठीक है। और लोअर को क्या लिखेंगे, वही जैसे कि इंफीरियर नेजल है, नेजल कौनचा, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुपीरियर नेजल कौनचा, मिडिल नेजल कौनचा और इंफीरियर नेजल कौनचा, इस तरह से इनको बांटा गया है। अब ये जो हिस्से हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, और ये इस तरह से इसको बांटा गया है। अब देखो यहीं पर आकर जो ओलिफैक्टिक नर्व है, ये यहाँ आकर इस तरह से फैली हुई रहती है। ओलिफैक्टरी नर्व का क्या काम होता है, गंध को सूंघना, है ना। गंध को, ओलिफैक्टरी नर्व का क्या है, गंध जो होती है या सुगंध जो होती है, गंध बोलो सुगंध बोलो, उसको सूंघने का काम करती है, यानी उसको पहचानने का काम करती है। जो स्मेल है कैसी आ रही है, अच्छी है, गंदी है, कैसी स्मेल है, उसको पहचानने का काम कौन करती है, ओल्फैक्टरी नर्व। और ये संदेश कहाँ तक पहुंचाती है, ब्रेन तक, ठीक है। इस तरह से इसका काम होता है। अब नेजल कैविटी जो होती है, इसका क्या क्या काम है, क्या करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो नेजल अभी हम बात करेंगे नेजल कैविटी के। नेजल कैविटी हैज फाइन hairs which prevent entry of larger party, यानी ये जो है नेजल कैविटी में बहुत चमकीले हेयर होते हैं, और ये कोई भी लार्ज बड़ा पार्टिकल्स होता है धूल का, मिट्टी का, तो उसको क्या करती है भाई, रोकती है, नाक के अंदर नहीं जाने देती। और क्या होता है यहाँ पर, नेजल कैविटी हैज गोबलेट सेल, और नेजल कैविटी में क्या होता है, गोबलेट सेल होता है। ये क्या करती है, विच सीक्रेट म्यूकस, वो क्या करती है, नेजल कैविटी में गोबलेट सेल होती है, और ये गोबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस का सीग्रेशन करती है। अब म्यूकस का सीग्रेशन करती है, इसके साथ साथ और क्या फंक्शन है इसका भाई, इसका फंक्शन जो है और क्या है, देखो अगर फंक्शन की बात करें नेजल कैविटी का, और फंक्शन क्या है, तो देखो भाई फंक्शन क्या क्या है। इसका फंक्शन है एयर का एंट्री कराना, और फिर उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन कराना, ठीक है, फिल्ट्रेशन करना। हाँ, साथ में जैसे ठंडी हवा आ रही है तो उसको वार्मिंग करती है, यानी गर्म करती है, वार्मिंग करती है। जो देखिए डेड स्पेस होता है ना नाक का, तो उसको भी ये कहा जाता है कि वो भी वार्मिंग और जो है उमेडिफिकेशन का काम करता है। जो रेस्पिरेटरी डेड स्पेस जिसको कहा जाता है, जिसमें मोस्टली ऊपर वाला जो हिस्सा है
एल्वोलाई सैक, एल्वोलाई डक्ट से ऊपर का जो लैरिंक्स, फेरिंक्स और ट्रेकिया और ब्रोंकाई तक का जो हिस्सा आता है उसको डेड स्पेस कहते हैं। वो भी क्या करता है, कहीं न कहीं एयर का फिल्ट्रेशन, वार्मिंग और मॉडिफिकेशन का काम करता है। और हमारा जो नेज़ल कैविटी है वो भी ये काम करता है, एयर का एंट्री कराता है, फिल्ट्रेशन करता है, हवा को गर्म करता है ठंडी है तो, और गर्म हवा को जो है ठंडा करता है। ठंडा करना क्या कहलाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन करता है। तो ये इसके काम होते हैं, ठीक है। अब देखिए चलते हैं आगे। ये नोज, नेजल, वेस्टिबुल ये सब हो गया है। हाँ, अब देखो फेरिंग्स की बात करेंगे। ये किसकी बात करेंगे, फेरिंग्स की बात करेंगे। फेरिंग्स, भाई फेरिंग्स है क्या, फेरिंग्स की बात करेंगे तो फेरिंग्स है क्या। पहले बात तो फेरिंग्स की जब बात करते हैं तो फेरिंग्स का मतलब क्या है इसकी बात करते हैं। देखो फेरिंग्स का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है, रास्ता या पासेज। और ये पासेज कैसा है भाई, कॉमन है, कॉमन पासेज इसको कह देंगे, कॉमन पासेज। अब देखो इसके जो पार्ट की बात करते हैं, यदि हम इसके पार्ट की बात करें, हिस्सों की बात करते हैं, पार्ट की बात करते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। देखो भाई इसमें नाक के पीछे है, जैसे नोज के पीछे है, नाक के पीछे नेजो फेरिंग्स, मुंह के पीछे ओरल या इसको ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। यानी इसी तरह लेरिंग्स के पीछे है, लेरिंग्स के पीछे है तो इसको लेरेंगो फेरिंग्स। यानी नाक के पीछे नेजोफेरिंग्स, मुंह के पीछे ओरोफेरिंग्स, लेरिंग्स के पीछे लेरोफेरिंग्स। देखो यहां देख लो, ये नेजल कैविटी है, ठीक है। यहां हमने अभी बताया था, इससे आगे ये सब क्या है, नेजल कैविटी। यहाँ ये इसका वेस्टिब्यूल वगैरह होता है, ठीक है ना। अब इसके जस्ट पीछे, नेजल कैविटी के पीछे क्या आ गया, नेजल कैविटी के पीछे क्या आ गया, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ये क्या आ गया, नेजोफेरिंग्स। अब मुंह के पीछे ये पूरा मुंह है यहाँ तक, तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया ओरोफेरिंग्स। अब इसी तरह लेरिंग्स, यहाँ ये कौन सा है, ये पोर्ट लेरिंग्स वाला वो पार्ट है, ये यहाँ से इसके जस्ट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लेरिंगो फेरिंग्स। तो इस तरह ये तीन तरह के फेरिंग्स होते हैं, देखो। तो तीन तरह के फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स को कई जगह आपको जो है इस तरह हाइपोफेरिंग्स लिखा जाएगा, लेकिन आप इसको लेरिंगोफेरिंग्स से याद रख लीजिए ना, कठिनाई आती है नया नाम याद रखने में, लेकिन ध्यान भी रखिएगा ना, लेरिंगोफेरिंग्स है ना, दोनों एक ही बात है, कैसे भी देखो। अब देखिए इसमें जब हम बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में, हमने तीन फेरिंग्स बता दिए, नाक के पीछे नेजोफेरिंग्स, मुंह के पीछे ओरोफेरिंग्स और फिर लेरिंगोफेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। देखो बेटा,
ये जो है नेजल कैविटी है, ठीक है। अब नेजल कैविटी के यहाँ पीछे क्या रहेगा? अरे भाई सबको मालूम है कहीं न कहीं हमारी स्कल रहेगी। ये क्या है? इसके ऊपर क्या है भाई? ये क्या है? यहाँ ये क्या है? ये तो सब खोपड़ी का ही तो हिस्सा है। ये क्या है? ये खोपड़ी का हिस्सा है, हड्डियों का हिस्सा है, खोपड़ी का हिस्सा है। तो ये फेरेंक्स के ऊपर जो ये खोपड़ियों का हिस्सा है, यहाँ से और यहाँ तक कौन सा भाग है भाई? ये जो हिस्सा है, ये जो है नेजोफेरेंक्स का है। किसका है? नेजोफेरेंक्स का है। तो जो ये इधर देखा जाए तो यहाँ क्या होती, ये यहाँ पर कौन सी प्लेट होती है भाई? यहाँ सॉफ्ट प्लेट होती है। यहाँ इधर कौन सी प्लेट होती है? सॉफ्ट प्लेट होती है। इधर कौन क्या है? इधर क्या है? ये जो हिस्सा है यहाँ तक मुंह से ये वाला, इधर तो यहाँ सॉफ्ट प्लेट है और ये स्कल है, खोपड़ी है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे नेजोफेरेंक्स को। या तो इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, नहीं तो देखिए इस तरह से भी हम डायग्राम बना के और खुद से समझ सकते हैं भाई। एक तो हो गया नेज ये नेजल कैविटी, ओरोफेरिंग्स, ये ओरल कैविटी, ये नेजल के नेजल कैविटी, मुंह का जो है ओरल कैविटी। अगर इसको आगे डिवाइड किया जाए तो इसी में डायग्राम बना देते हैं, इतना इसी में समझाते थे। अब ये जो नेजोफेरिंग्स है, देखो ये कहाँ से कैसे गया? ये किसके पीछे है? ये किसके पीछे है? बिहाइंड किसके है? नेजल कैविटी। तो पहली लाइन लिखेंगे या लिख देंगे, फेरेंस क्या है? एक पासेज है, रास्ता है, पासेज। तो लिखें पासेज बिहाइंड नेजल कैविटी। नेजोफेरेंस किसके पीछे होता है? नेजल कैविटी के पीछे होता है। तो इसको क्या कहेंगे? पासेज बिहाइंड नेजल कैविटी। यानी ये रास्ता किसके पीछे होता है? तो भाई ये नाक के पीछे होता है, नेजल कैविटी के पीछे होता है। अगर इसकी लेवल की बात करें तो अभी हमने जस्ट इसका लेवल बताया। इधर तो क्या है? इधर यहाँ क्या है? स्कल है। तो क्या लिख देंगे? बेस ऑफ स्कल, ऑफ स्कल हो गया, बेस ऑफ स्कल हो गया। और यहां तक है, ये मुंह हो गया। मुंह का ये जो सॉफ्ट प्लेट है, ये कौन सा भाग है? ये वाला, ये सॉफ्ट प्लेट वाला भाग है। ये कौन सा भाग है? सॉफ्ट प्लेट वाला। और ये जो है ऊपर स्कल थी और ये आगे को नेजल कैविटी है ना। तो क्या लिखेंगे? बेस ऑफ स्कल टू, क्या लिख दो? टू सॉफ्ट प्लेट। क्या लिख देंगे? सॉफ्ट प्लेट। यानी आगे की साइड तो क्या है? नेजल कैविटी है। ऊपर की साइड क्या है? बेस ऑफ स्कल है, खोपड़ी का ये ऊपर बेस ऑफ स्कल है। और नीचे की साइड है सॉफ्ट प्लेट। तो ये जो हिस्सा है, यानी यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये क्या हो गया भाई? ओरोफेरिंक्स, सॉरी नेजोफेरिंक्स हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा क्या हो गया? नेजोफेरिंक्स हो गया, ठीक है ना। अब देखो आगे की साइड इसके क्या आया? ये आगे की साइड इसके आया ओरल के, ये नेजल कैविटी। ऊपर की साइड स्कल आ गया और नीचे की साइड इसके क्या आ गया? सॉफ्ट प्लेट। अब इसी प्रकार जैसे हम पहुंचते हैं फिर कहाँ पे? ओरोफेरिंक्स के। ओरोफेरिंक्स क्या पहुंचेंगे? तो देखिए भाई ये जो है एरिया है, ये किसका है? ओरोफेरिंक्स का है। ये किसका है? एरिया ओरोफेरिंक्स का है। अब भाई खुद से आप लिख सकते हैं कि ओरोफेरिंक्स कहाँ से कहाँ तक है। बताओ बताओ, कुछ बातें बताओ इसमें, कहाँ से कहाँ तक है।
देखो आप खुद से, ओहो चलो कोई नहीं, चला गया है। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है कोई नहीं। हाँ देखो ये, अब इस हिस्से की हम बात करेंगे, इस हिस्से की बात करेंगे, इस पोर्शन की। इसको ओरोफेरिंग्स कहा है हमने, क्या कहा है? ओरोफेरिंग्स इसको हमने कहा है। अब सीधा सा हम लिख सकते हैं ओरोफेरिंग्स कहाँ है भाई, ओरोफेरिंग्स कहाँ है, तो ये किसके पीछे है, तो एक ही लाइन लिख देंगे, बिहाइंड ओरल कैविटी, ठीक है, बिहाइंड ओरल कैविटी। हाँ और देखो ये कौन सी प्लेट बताई थी हमने, ये बताया था आपको सॉफ्ट प्लेट। ये कौन सी प्लेट बताई थी, यहाँ हमने आपको बोला ये प्लेट जो होती है इसको क्या कहते हैं, इसको, इस प्लेट का नाम दिया था सॉफ्ट प्लेट नाम दिया था। इस ये जो वो, इसको क्या नाम दिया था हमने, सॉफ्ट प्लेट दिया था। तो अब इसका लेवल जब हम बात करेंगे, लेवल जब बात करेंगे, और देखिए यहाँ वर्टिब्रा भी आ जाती है, ठीक है ना, तो वर्टिब्रा इस तरह से यहाँ वर्टिब्रा भी आ जाती है, इस तरह, ठीक, वर्टिब्रा आ जाती है। तो यहाँ एक तो हो गया सॉफ्ट प्लेट, और ये वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा का नंबर है ये 30, C3। तो यहाँ हम लिख देंगे, लेवल इसका लिख देंगे सॉफ्ट प्लेट टू C3, ठीक है, C3, C3 तक ये होती है। और क्या इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देख लीजिए। pharyngeal tonsils are present on nasopharynx, nasopharynx and oropharynx। यानी फेरेंजियल टॉन्सिल जो होते हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स के अंदर, दोनों ही जगह फेरेंजियल टॉन्सिल पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों ही जगह क्या पाए जाते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल पाए जाते हैं। टॉन्सिल है क्या, टॉन्सिल क्या है, देखो टॉन्सिल जो है आर लिम्फोइड टिश्यू। यानी देखिए आपने अभी तक यही सुना है कि WBC ही खाली एंटीबॉडी का काम करती है, या रोगाणु से मारने की क्षमता रखती है, रोगाणु को मारने की, लेकिन स्प्लीन और लिम्फोइड टिश्यू भी जो है कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो इस तरह से टॉन्सिल क्या है, एक तरह का लिम्फोइड टिश्यू है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह एंट्री करता है तो उसको ये खत्म करते हैं, उसमें सहायता करते हैं। अब अगला देखो कौन सा पार्ट है, अगला हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से जो एरिया है इसकी हम बात करेंगे, इसकी हम बात करेंगे, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसकी हम बात करेंगे। अब ये जो एरिया है देखिए यहाँ C3 हो गया, और
इसी तरह से ये वर्टिब्रा नीचे तक आती रहेगी। वर्टिब्रा जो है इस तरह से नीचे आएगी, ठीक है। ठीक है, अब ये जो वर्टिब्रा है ये C4, C5 और ये C6 वर्टिब्रा। हाँ, C6 वर्टिब्रा। अब देखो आप खुद से मालूम लगाओगे कि जब हमने बोला ओरोफेरेंक्स नेजोफेरेंक्स का जो लेवल है कहाँ से कहाँ है, तो अब बताओ इसका लेवल कहाँ से कहाँ तक होगा, किसका किसका लेरंगोफेरेंक्स का लेवल कहाँ से कहाँ होगा, बताओ। लिखो कहाँ से कहाँ तक लेवल होगा इसका। भाई इसका जो लेवल है, देखो फिर से बना देते हैं। इसका जो ये लेवल है कहाँ से कहाँ तक होगा, तो देखो भाई ये देखो, ये तो ऊपर तो हो गया, ये कौन सा था, C3 था, फिर ये C4 आ जाएगा, C5 आ जाएगा और C6 आ जाएगा। इस तरह से ये आएंगे आगे। तो इसका लेवल लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसका लेवल, ये किसका बात कर रहे हैं हम, लेरेंगो फेरेंक्स की बात कर रहे हैं, लेरेंगो फेरेंक्स की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो करेंगे किसके पीछे होता है, तो बताओ किसके पीछे होता है, किसके पीछे होता है, तो लिखो, लिख लो, बिहाइंड लेरेंक्स, लेरेंक्स के पीछे लेरेंगोफेरेंक्स। लेवल की बात करें तो लेवल हो गया इसका C3 से C6 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेवल है तो इसको बोले C3 से C6 तक इसका लेवल होता है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीज़ जो है आप डायग्राम से अच्छे, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें आपको बताया हमने फेरेंक्स के बारे में, सॉरी, अब बताओ, अब लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लैरिंग्स के बारे में देखेंगे, लैरिंग्स क्या है, ठीक है, लैरिंग्स के बारे में देखेंगे। भाई लैरिंग्स जो है ना, आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इसको किसके नाम से भी जाना जाता है, वॉइस बॉक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेवल क्या होता है, लेवल इसका जो है C3 से C6 होता है, ठीक है। और क्या, हाँ, इट इज कंटिन्यू एज ट्रेकिया, और आगे किससे जुड़ा होता है, ट्रेकिया से, और आगे जो है ट्रेकिया बनता है इससे, और जो है और क्या है, हैज रेस्पिरेटरी एज विल एज
फोनेटेटरी फंक्शन। फोनेटेटरी फंक्शन का मतलब क्या हुआ? फोनेटेटरी फंक्शन का मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड को उत्पन्न करना, प्रोडक्शन करना ही फोनेटेटरी फंक्शन होता है। यानी लेरिंग्स का दो काम हो गया। क्या क्या हो गया? एक तो भाई ये हो गया, रेस्पिरेशन का काम हो गया, और दूसरा कौन सा काम है? फोनेटेटरी, यानी कहे के साउंड का प्रोडक्शन हो गया, यानी ध्वनि उत्पादन का काम हो गया। दो इसके मेन काम है। अब देखो, लैरिंक्स जो है इज मेड अप 9 कार्टिलेज। लैरिंक्स जो है 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कार्टिलेज होते हैं, कितने होते हैं? 6 कार्टिलेज होते हैं। 6 कार्टिलेज ही क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। 6 कार्टिलेज ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कार्टिलेज कौन कौन से हैं? ये कार्टिलेज कौन कौन से हैं, इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन से कार्टिलेज हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। हमने 9 कार्टिलेज बताया, 9 में भी 6 कार्टिलेज ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन कार्टिलेज को पेयर और अनपेयर के रूप में दो भागों में बांटा जाता है। अनपेयर, अनपेयर, दूसरा है पेयर, पेयर। अब अनपेयर की जब बात करते हैं तो इसमें आता है थायराइड, कैरिकोइड, एपिग्लोटो या एपिग्लोटिस वाला ना। और एपिग्लोटिस वाला कैसा कार्टिलेज है ये भाई? ये जो है फाइब्रो इलास्टिक है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। पेयर में कौन कौन से कार्टिलेज आते हैं? जोड़ों में कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं? आर टेनोइड, टेनोइड। दूसरा है कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट। तीसरा है क्यूनिकोरम। ये कार्टिलेज होते हैं। थायराइड कार्टिलेज, कैरिकोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटो कार्टिलेज, फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। ये फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है ना। कौन सा? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस या एपिग्लोटो कार्टिलेज इसको बोला जाता है। आर्टेनोइड हो गया, कॉर्निकुलेट हो गया, क्यूनिफोरम हो गया, ये पेयर में होते हैं, यानी जोड़ों में होते हैं, ठीक है। इस तरह से
ये कार्टिलेज होते हैं। अब देखो यहां पर ही जो है हायोड बोन होती है। कौन सी बोन होती है? हायोड बोन होती है, हायोड बोन। और हायोड बोन यहाँ ऐसी बोन है, हायोड बोन इज द ओनली बोन in the body which कंठ के अंदर यहाँ जो है लेरेंस और ये ओरल कैविटी के पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ये हायोड बोन होती है। और ये ऐसी बोन है जो किसी अन्य बोन के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। तो लिखो इसको, हायोड बोन इज द ओनली बोन इन द बॉडी विच डज नॉट articulate with any other bone। अब यहां पर जो है posterior part of tongue is attached to hyoid bone। ठीक है, यानी जो बोन है उससे टंग का पिछला हिस्सा जुड़ा रहता है, आगे का हिस्सा फ्लैटेड होता है। इसका टंग का, जीभ का जो अगला हिस्सा फ्लोटेड होता है, लेकिन पीछे का जो जीभ का हिस्सा है वो किससे अटैच होता है? हायोड बोन से अटैच रहता है। अब आज का क्लास जो है यही समाप्त करते हैं। चीज़ें जो है और उनको हम कल पढ़ाएंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में बची हुई चीज़ें आपको करा देंगे। इस चैप्टर में 2 से 3 क्लास और होंगी अभी, और एक MCQs का क्लास हो जाएगा लास्ट में। तो 4 से 5 क्लास हर सिस्टम का मिनिमम होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाएंगे, फालतू का चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे जो कोई काम की नहीं होती। जैसे अब हायोड बोन का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी बोन है जो अन्य बोन से नहीं जुड़ी होती, तो कौन सी है? हायोड बोन है। हाँ, लेरेंस में कितना कार्टिलेज होता है तो बता सकते हैं कि 9 कार्टिलेज होते हैं। अगर 6 भी आता है तो 6 भी कर। आर्टेनोड क्या है? तो भाई कार्टिलेज है लेरेंस का, वोकल कॉर्ड यहाँ से जुड़ा होता है। ये चीज़ें पढ़ाए। लेरेंस कहाँ से कहाँ तक उसका लेवल होता है तो आप बता सकते हैं, C3 से C6 तक होता है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, कोई ज़्यादा है नहीं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कल वही शाम को। धन्यवाद। आप लोग लाइक और शेयर भी किया करो क्लास को, और दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब बढ़ाओ। ठीक है, धन्यवाद।